वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अपना वर्किंग कैपिटल असेसमेंट वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है एज यू नो। तो हमने इसमें फाइनेंशियल असेसमेंट और प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी में डिवाइड किया है, जिसमें प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूं, जिनका मेन मोटिव था कि आपको आज वर्किंग कैपिटल का ये एमपीबीएफ नॉर्म्स का जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए, जो पिछली वीडियोस का मोटिव था। हालांकि इसमें बहुत सारी आगे वीडियोस भी और बनाने वाला हूं मैं, बट एमपीबीएफ नॉर्म्स के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा एमपीबीएफ नॉर्म्स के बारे में। तो आज हम इसके बारे में ही डिटेल में डिस्कशंस करेंगे कि एमपीबीएफ नॉर्म्स होते क्या हैं। तो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि इसकी रीचेबिलिटी बढ़ सके और मैक्सिमम लोग इस चीज का फायदा उठा सकें, और साथ में मुझे भी एनकरेजमेंट मिले और वीडियोस बनाने का। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक एमपीबीएफ नॉर्म्स कि एमपीबीएफ नॉर्म्स होते क्या है। दैट इज मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस। अब नाम से ही क्लियर है कि भाई क्या मतलब है इस चीज का। मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस मतलब बैंक कितना मैक्सिमम फाइनेंस कर सकता है, दैट इज एमपीबीएफ नॉर्म्स। अब एमपीबीएफ नॉर्म्स में है क्या चीज, इसमें दो कमिटीज का गठन हुआ था, दो कमिटीज बनाई गई थी। एक तो मिस्टर नायक ने लीड किया था, मिस्टर नायक कमेटी बोलते हैं। एक टंडन कमेटी बोला जाता है, टंडन कमेटी। अब जो नायक कमेटी है, नायक कमेटी ने मेथड सजेस्ट किया, टर्नओवर मेथड। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, काफी लोगों ने आप में से। टर्नओवर मेथड होता है लिमिट देने का। अब टंडन कमेटी जी ने टोटल 3 मेथड इंट्रोड्यूस किए, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। अब जो मेथड 3 है, दैट इज नॉट यूज्ड प्रैक्टिकली। ये प्रैक्टिकली कहीं यूज नहीं होता है, तो इसके बारे में मैं डिस्कशंस बिल्कुल भी नहीं करूंगा इस मेथड 3 के बारे में। अगर आपको अपनी जनरल नॉलेज इंक्रीज करनी है तो प्लीज गूगल कीजिए और इसके बारे में अपना रीड कीजिए सेकंड थर्ड मेथड के बारे में। और जो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड है, ये वाइडली यूज होते हैं बैंकिंग सेक्टर में अपना वर्किंग कैपिटल की लिमिट असेसमेंट्स के टाइम, तो इनके बारे में हम जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। तो बेसिकली कुल मिला के हमारे पास 3 मेथड हो गए डिस्कशंस के लिए, तो टर्नओवर मेथड, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो एक चीज का ध्यान रखना कि इन तीनों में से, इन तीनों की जो एलिजिबिलिटी निकल के आएगी, जैसे जो भी एलिजिबिलिटी बनेगी, जो भी एलिजिबिलिटी इनमें से निकल के आएगी, फॉर एग्जांपल कि 1000 रुपए की एलिजिबिलिटी निकल के आएगी कि आप 1000 रुपए तक का फाइनेंस कर सकते हैं, दैट विल बी सब्जेक्ट टू ड्राइंग पावर, जिसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में डीपीपी बोल देते हैं, ड्राइंग पावर ऑफ द बोरवर। फॉर एग्जाम्पल आपकी 1000 रुपए की एलिजिबिलिटी निकल के आई मेथड 1 में से, और आपकी जो ड्राइंग पावर है वो 800 रुपए की ही है, तो आप क्लाइंट 800 रुपए से ज्यादा फंडिंग नहीं यूज कर पाएगा। तो ये ड्राइंग पावर क्या होती है, ये मैं आपको कमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ड्राइंग पावर के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, इसका डिटेल्ड फॉर्मूला और शॉर्टकट फॉर्मूला भी समझाऊंगा, इसका लॉजिक समझाऊंगा, इसकी कैलकुलेशंस के तरीके समझाऊंगा। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कमिंग वीडियोस में। अब जो टर्नओवर मेथड है वो तो सिंपलेस्ट ऑफ मेथड है, जिसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता आपको। और ये दोनों मेथड थोड़े से टफ हैं और थोड़े से समझने वाले मेथड्स हैं कि इनके पीछे लॉजिक क्या है और ये क्यों कर रहे हैं हम इनको फॉलो, इन मेथड्स को। तो आज हम जो फोकस कर रहे हैं, जो टुडे हमारा जो फोकस है, वो है मेथड 1 एंड मेथड 2 ऑफ टंडन कमेटी पे, आज हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों मेथड से एलिजिबिलिटी कैसे कंप्यूट करी जाती है, और प्लस इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है, और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इन दोनों मेथड्स के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मेथड 1 अपना स्टार्ट कर रहे हैं कि टंडन कमेटी ने जो मेथड 1 इंट्रोड्यूस किया था वो क्या है मेथड। तो भाई सिंपल शुरू करते हैं, मेथड 1 क्या चीज है। तो मिस्टर टंडन बोलते हैं कि आप किसी बोरोवर का पहले तो वर्किंग कैपिटल गैप बताइए मुझे कि वर्किंग कैपिटल गैप कितना है, वर्किंग कैपिटल गैप बताइए। ठीक है जी। अब आप पूछेंगे कि सर वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, तो फिर मैं वही आपको चीज दोबारा बोलूंगा कि आप पिछली वीडियोस देख के नहीं आए हैं तो प्लीज पिछली वीडियोस देखिए,
जो वर्किंग कैपिटल गैप होता है दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटी में हम क्या इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस, ये हम इंक्लूड नहीं करते करंट लायबिलिटीज में। अब कहेंगे कि सर करंट एसेट्स तो क्या 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 मीनिंग है, ये भी भाई मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। करंट एसेट्स का क्या मीनिंग होता है, ये वो प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे होते हैं बेसिकली जो हम इनकर कर चुके हैं। करंट लायबिलिटीज का क्या मीनिंग होता है, इसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसी के साथ ही तो वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ कि वर्किंग कैपिटल गैप क्या चीज होती है। तो आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी आपको, अगर ज्यादा लॉजिकल ही इस चीज को समझना है। अगर आपने रेक्टिफिकेशन करनी है तो सिंपल इस वीडियो से ही अपना शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, वो वर्किंग कैपिटल गैप टंडन कमेटी में कह रहे हैं कि पहले वर्किंग कैपिटल गैप बताइए कि वर्किंग कैपिटल गैप कितना है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि वर्किंग कैपिटल गैप तो आपका आ गया, वर्किंग कैपिटल गैप मतलब आपको कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में चाहिए, तो ये तो आपका आ गया। अब कहते हैं कि बोरोवर जो है, जो प्रमोटर है, जो लोन ले रहा है, वो कितना कंट्रीब्यूशन करेगा। मैंने लास्ट भी अपने लास्ट वीडियोस में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के बारे में भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। इसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बैंक इसको क्यों मांगता है और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के पीछे लॉजिक क्या होता है और इसको कंप्यूट कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अब अगर 1000 रुपए का आपका वर्किंग कैपिटल गैप है, 1000 रुपए का वर्किंग कैपिटल गैप है, तो उसमें पूछ रहे हैं टंडन वाले कि टंडन कमेटी वाले पूछ नहीं रहे, सॉरी बता रहे हैं कि प्रमोटर कितना पैसा डालेगा। वो कह रहे हैं कि प्रमोटर 25% ऑफ डब्ल्यूसी गैप यानी वर्किंग कैपिटल गैप का 25% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा। जो 75% हिस्सा है वो बैंक फाइनेंस करेगा। जो 75% हिस्से की फाइनेंसिंग कौन करेगा, बैंक करेगा। जो 25% हिस्सा है वो कौन डालेगा, प्रमोटर डालेगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर 1000 रुपए का 25% करें तो ये बनता है 250 रुपए। तो जो आपका 750 रुपए का डिफरेंस बचा दैट इज एमपीबीएफ मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस एज पर मेथड 1। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो गई। ये सिंपल कैलकुलेशन क्यों हुई, क्योंकि मैं आपको वर्किंग कैपिटल गैप भी ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, वर्किंग कैपिटल गैप की डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। ईच एंड एवरी पॉइंट जो इसमें होता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ, डिटेल लॉजिक्स बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर आपने वो समझ लिए हैं तो ये आपको बिल्कुल सिंपल मेथड है कि 1000 रुपए का गैप है, 25% प्रमोटर कंट्रीब्यूशन करेगा और रेस्ट जो 75% है वो बैंक कंट्रीब्यूट करेगा। ये तो सिंपल हो गया मेथड 1। तो अब हम आते हैं मेथड 2 पे कि मेथड 2 क्या चीज है। मेथड 2, इसमें मिस्टर टंडन जी कह रहे हैं कि आप मेरे को अपना वर्किंग कैपिटल गैप बताइए। वो तो सर आपने मेथड 1 में भी पूछा था कि वर्किंग कैपिटल गैप क्या है। हाँ, तो वर्किंग कैपिटल गैप हम उनको इसमें भी बता देते हैं कि वर्किंग कैपिटल गैप जी हमारा 1000 रुपए है। अब सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सिर्फ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पे। अब इसमें टंडन कमेटी जी कह रहे हैं कि प्रमोटर कितना पैसा डाले, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना हो, अपना बोरोवर खुद का हिस्सा कितना डाले रिक्वायरमेंट में से। तो समझ लो ये 1000 रुपए में 2000 रुपए के करंट एसेट थे और 1000 रुपए की करंट लाइबिलिटीज थी एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस। तो ये डिफरेंस 1000 रुपए का निकल के आया। 2000 के करंट एसेट्स हैं तो प्रमोटर कितना कंट्रीब्यूशन करे, 25% ऑफ करंट एसेट्स। कितना कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोला उन्होंने, 25% ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का 25% कितना बना, 2000 का, 2000 रुपए का 25% कितना बना, 500 रुपए। 500 रुपए। और आपका जो एमपीबीएफ है एज पर मेथड 2 वो कितना निकल के आया, 500 रुपए। समझ गए आप। तो दोनों मेथड्स आपसे डिस्कस कर लिए मैंने टंडन कमेटी के। कितने सिंपल मेथड्स हैं कि मेथड 1, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, मेन डिफरेंस है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का। फर्स्ट मेथड में वो बंदा बोल रहा है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन वर्किंग कैपिटल गैप के ऊपर डालिए। सेकंड वो कह रहा है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन करंट एसेट्स के ऊपर डालिए। तो मतलब जो फर्स्ट मेथड है, जो मेथड 1 है वो लिबरल है मेथड। सर लिबरल मतलब खुला मेथड है कि आपको कंजर्वेटिव नहीं है, आपको ज्यादा पैसा देने को तैयार है, ज्यादा पैसे देने को तैयार है ना। जहाँ पे वो कह रहा है कि 750 रुपए ले लो, यहाँ पे बोल रहा है 500 रुपए ले लो। यहाँ पे वो बैंक आपको बोल रहा है कि आप तो जी अपने 250 रुपए डाल दो। इसमें बैंक बोल रहा है कि आप अपने 500 रुपए डालो, बाकी मैं डालूंगा।
तो ये मेथड 1 जो है लिबरल हो गया, और जो मेथड 2 जो है वो क्या हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। मेथड 2 कंजर्वेटिव हो गया अकॉर्डिंगली। यही तो डिफरेंस है दोनों के अंदर। मेथड 1 जो है लिबरल है और मेथड 2 जो है वो कंजर्वेटिव हो गया। समझ गए ना आप? तो ये तो एक तो मेन डिफरेंस इनके अंदर ये हो गया कि इनके अंदर एलिजिबिलिटी का ये डिफरेंस है बेसिकली। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसके अंदर नोट करने की, या पॉइंट टू बी नोटेड क्या है इन मेथड्स के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड है करंट रेशो का। करंट रेशो का पॉइंट टू बी नोटेड है, वन मोर पॉइंट टू बी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड। सर ये करंट रेशो क्या होता है? करंट रेशो के बारे में मैं डिटेल वीडियो भाई साहब बना चुका हूँ, तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि आप इन वीडियो फाइनेंशियल एसेसमेंट की जो वीडियोस हैं इनको सीरियल वाइज देखिए। सीरियल वाइज देखेंगे, अगर आप भूल भी गए हैं तो दोबारा देख लीजिए करंट रेशो वाली वीडियो। सीरियल वाइज देखेंगे तो तभी आपको भाई ये सारी चीजें क्लियर होंगी। करंट रेशो का डिटेल्ड मीनिंग मैं समझा चुका हूँ, डिटेल्ड लॉजिक समझा चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा डिटेल और अच्छे वे में, और लोगों ने काफी ज्यादा मेरे को पॉजिटिव फीडबैक भी दिया कि आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया इस चीज के बारे में। अब करंट रेशो सिंपल, अब तो मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज होती है करंट रेशो। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इसके बारे में। तो अब जो मेथड 1 है वो, अगर आप मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम जो करंट रेशो है, मिनिमम करंट रेशो वो 1 होनी चाहिए। मेथड 2 के अंदर आपको अगर एलिजिबिलिटी बनानी है तो आपकी मिनिमम करंट रेशो जो है वो 1.33x की होनी चाहिए। ये मिनिमम है, मिनिमम है। अगर आपको कोई भी लोन, कुछ भी अमाउंट का लोन लेना है तो मैक्सिमम तो जितनी मर्जी करंट रेशो हो, ये मिनिमम करंट रेशो है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया, मैं अभी करंट रेशो पे वापस आता हूँ, कि मैं यहाँ पे जो डिफरेंस कंप्यूट कर रहा था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई मेथड 1 और मेथड 2 कब लगाते हैं, मतलब बैंक कब लगाते हैं? देखिए ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, कई बैंक्स तो बैंक मेथड 1 ही फॉलो कर रहे हैं अपने पास, मेथड 2 को फॉलो ही नहीं करते। कई बैंक्स दोनों मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल है। जहां पर भी आपने लोन के लिए अप्लाई किया, आप उनके बैंक से पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप कौन से मेथड के साथ मेरा एलिजिबिलिटी कंप्यूट करोगे। तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि अगर तो आपका बहुत छोटा लोन है, अप टू, आप लगा लो कि अप टू 1 to 2 करोड़ तक का आपने लोन अप्लाई किया है, तो नॉर्मली बैंक जो है वो टर्नओवर मेथड फॉलो करता है। टर्नओवर मेथड फॉलो करके आपकी एलिजिबिलिटी निकाल लेता है और उसके अकॉर्डिंग आपको जज करता है। अगर आपकी लोन अमाउंट अराउंड इतने की है, ये रेंज है। अगर आपकी लोन अमाउंट अप टू 2 to 5 करोड़ तक है, तो नॉर्मली मैंने देखा है कि इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मेथड 1 ऑफ टंडन कमेटी, ये नाइक कमेटी वाला मेथड 1 ऑफ टंडन कमेटी यूज होता है। पर अगर आपका लोन मोर देन 5 करोड़ है, तो मेथड सेकंड यूज होता है। मतलब जितने बड़े आप बोरोवर होंगे उतना ही बैंक को रिस्क ज्यादा है, उतना ही बैंक चलेगा ज्यादा स्ट्रिक्टली चलेगा। अब ये जो मैंने रेंज बताई है 1 to 2 करोड़, 2 to 5 करोड़, इसको अपने मन में रट्टा मत मार लेना कि भाई हाँ इसी के हिसाब से ही होता है। अलग अलग बैंक्स में अलग अलग नियम हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग। कई बैंक्स तो अप टू 2 करोड़ वाले, कई बैंक्स तो अप टू 5 करोड़ तक के लोन में भी ये टर्नओवर मेथड देखने लग जाते हैं। तो अलग अलग बैंक का भाई एनालिसिस करने का अपना अपना तरीका है। पर जो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है इसके अंदर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हाँ भी जो छोटे लोन्स हैं उनके अंदर आपको टर्नओवर मेथड फॉलो करके काम निकाल लेना चाहिए अपना। जो थोड़े से बिगर लोन्स हैं उनके अंदर मेथड 1, हाँ जो बड़े लोन्स हैं उसके अंदर जरूर आपको मेथड सेकंड ही फॉलो करना चाहिए। तो मैं वापस आता हूँ अपने करंट रेशो वाले टॉपिक पे, जो मैं डिस्कस कर रहा था एमपीबीएफ नॉर्म्स के अंदर, कि भाई करंट रेशो, मेथड 1 में आपकी करंट रेशो जो है वो मिनिमम 1 होनी चाहिए। अब मेथड 2 में जो करंट रेशो है वो आपकी मिनिमम 1.33 होनी चाहिए अगर आपको कोई भी लोन लेना है तो। अब इसके लिए ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए दोनों जो मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2, जो मेथड 1 एंड मेथड 2 है उनके अंदर आपकी करंट रेशो मिनिमम 1 तो होनी ही चाहिए, मिनिमम 1 तो होनी चाहिए। अब इसके करंट रेशो के बारे में डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। मेथड 1 में मिनिमम 1 होनी चाहिए, इसमें मिनिमम 1.33 होनी चाहिए, यानी कि 1 से तो क्रॉस करना ही चाहिए।
अगर वन से क्रॉस वन 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 करंट रेशो का क्या मीनिंग है कि आपके अगर करंट एसेट्स 1000 रुपए के हैं और करंट लाइबिलिटीज 1000 रुपए की हैं तो आपकी मिनिमम रेशो 1 आती है, ठीक है, दोनों को डिवाइड करने के बाद। तो जो मेथड 1 है वो तो कहता है कि मिनिमम 1 की आपकी रेशो हो अगर आपको लोन लेना है तो मेथड जो सेकंड बोलता है वो बोलता है कि आपकी रेशो मिनिमम 1.33 हो, यानी कि करंट एसेट्स आपके और करंट लाइबिलिटीज इस रेशो में हो 1.33x। इस रेशो में अगर आपको मेथड 2 के अंदर एलिजिबिलिटी बनानी है, ये मेथड 1, ये मेथड 1, इसमें मेथड 2, ये मेथड 2, इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी इस तरह से फिट होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम कैसे डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है आपके लिए। तो मैं एक्सेल शीट के थ्रू आपको इस चीज को समझाना चाहूंगा। अब एक्सेल शीट में आप ये देख पा रहे होंगे, एक्सेल शीट में मैं एक मिनट इसको स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं आपके लिए। स्क्रीन को मैं एक मिनट एडजस्ट कर देता हूं। तो अभी आपको ये स्क्रीन व्यू हो रही होगी यहाँ पे। अब ये स्क्रीन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बेसिकली देखो, ये मेथड 1 है आपके सामने, एमपीबीएफ का मेथड 1। ये सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 2 एंड सिनेरियो 3 आप खुद भर लीजिएगा। तो ये मेथड 1 है। अब मैं कहता हूँ किसी के करंट एसेट्स इतने हैं, ये टोटल करंट लाइबिलिटीज जिसको मैंने बी से डिनोट किया है ये इतनी है, और शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस यानी कि जो कि करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूडेड होता है, याद रखिए इस चीज को, जो ये सी है ये बी में ही इंक्लूडेड है। तो मैंने बस इसको बाइफरकेट अलग से कर दिया कि शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस आपने ऑलरेडी कितना लिया हुआ है, वो है ये चीज। अब डी क्या हो गया, करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस, डी हो गया करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस, ये आपका कैलकुलेशन आ गई। और जो वर्किंग कैपिटल गैप है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो डिफरेंस होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस, तो वो ई से डिनोट हो गया आपका। तो मेथड 1 में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 25% ऑफ ई, 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, और बाकी आपका होता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो ये आपका यहाँ पे आ गया मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर मेथड 1। अब जो करंट रेशो है आपकी, करंट रेशो तो सिंपल करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज ही होती है ना, तो करंट रेशो आपकी यहाँ पे कंप्यूट हो गई। तो अब इसमें ना फिगर्स भर के देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल की करंट एसेट्स आपकी हैं 1000 रुपए की, करंट एसेट्स आपकी 1000 रुपए की, और जो टोटल करंट लाइबिलिटीज है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, टोटल करंट लाइबिलिटीज वो है 800 रुपए की। अब 800 रुपए में से 800 रुपए में से आपने 100 रुपए बैंक से ऑलरेडी उठा रखे हैं शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए, तो आपकी करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस कितनी होगी, 700 रुपए। और जो आपका वर्किंग कैपिटल गैप कितना आ गया, 1000 माइनस 700, 300 रुपए। और जो आपको बैंक क्या बोलता है कि 300 रुपए में से 25% कॉन्ट्रीब्यूशन आप अपना डालिए और 225 रुपए मैं फाइनेंस कर सकता हूं, तो आपका ये आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आ जाएगा। तो आप इसमें बोलेंगे कि सर 225 रुपए बैंक फाइनेंस करने को तैयार है, उसमें से 100 रुपए का फाइनेंस मैं ले चुका हूं ऑलरेडी, तो मतलब बैलेंस 125 रुपए का फाइनेंस और मिल जाएगा मुझे, यही मीनिंग हो गया ना इसका। 100 रुपए का फाइनेंस तो आप ले ही चुके हैं, तो 225 रुपए का फाइनेंस आप और लेना चाहते हैं, तो 225 रुपए आपकी एलिजिबिलिटी और बैठ जाएगी इसके अंदर, 25 टोटल एलिजिबिलिटी 225 रुपए की बैठ रही है ना आपकी। तो ये सिनेरियो हो गया। तो मतलब इसके अंदर आपने 100 रुपए का फाइनेंस ले रखा था, तो आपकी करंट रेशो देखिए कितनी बैठ रही है, 1.25। अब मैं आपको बोलता हूं कि करंट लाइबिलिटीज आपकी कितनी है, 1100 रुपए की, 1100 रुपए की करंट लाइबिलिटीज है, और आपका जो शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस है 1100 रुपए में से 100 रुपए का है, तो मतलब आपकी जो करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक फाइनेंस है वो 1000 रुपए की है। तो आपका वर्किंग कैपिटल गैप तो है ही नहीं, क्योंकि 1000 रुपए की करंट एसेट्स, 1000 रुपए की करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस, कि आपने तो पहले ही 100 रुपए ये एक्सेस लिए हुए हैं, ये शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस जो है 100 रुपए ये एक्सेस ही हो गया ना आपका, यही तो डिफरेंस आ रहा है आपका। तो अगर ये ऑलरेडी एक्सेस है तो फिर उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या लेना है, आपकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं निकल रही है बेसिकली। तो आपने 100 रुपए पहले ही एक्सेस लिए हुए हैं, तो आपकी करंट रेशो लेस देन 1 आ गई ना यहाँ पे। अगर करंट रेशो लेस देन 1 रहेगी तो आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस तो जीरो हो गया ना यहाँ पे, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जीरो हो गया। अब मैं कहता हूँ कि करंट लाइबिलिटीज 1000 रुपए है, करंट लाइबिलिटीज 1000 रुपए है, ठीक है जी। अब 1000 रुपए में से 100 रुपए आपने उठा रखे हैं ऑलरेडी बैंक में से, तो तो आपका गैप कितना है, 1000 माइनस 900, 100 रुपए का गैप है, और 25 रुपए का प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है,
और 25% का प्रमोटर कंट्रीब्यूशन और 75 रुपए का मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है आपका यहाँ पे। और करंट रेशो यहाँ पे आपकी कितनी आ रही है, 1 रुपए की आ रही है। तो दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 75 रुपए की एलिजिबिलिटी आ रही है। 75 रुपए की एलिजिबिलिटी आ रही है ना आपकी, आपने ले रखा है 100 रुपया, तो मतलब यहाँ पे भी आपका 25 रुपए एक्सेस है, 25 रुपए एक्सेस ले रखा है आपने। बट यहाँ पे पर आपकी एलिजिबिलिटी तो आ रही है ना कोई ना कोई, आपकी आपको पैसे लेने की कोई ना कोई एलिजिबिलिटी तो आ रही है ना, चाहे 75 रुपए ही हो, आप 75 रुपए के लिए एलिजिबल तो है ना यहाँ पे। तो आपकी करंट रेशो कितनी रिक्वायर्ड है, मिनिमम 1 की रिक्वायर्ड है करंट रेशो। अब इस फिगर को मैं अगर चेंज कर दूं, अगर मैं कहता हूं कि आपने फाइनेंस सिर्फ 1 रुपए का ही ले रखा है, फाइनेंस अगर आपने सिर्फ 1 रुपए का ले रखा है, तो ये मेथड आपको कहता है कि आपकी सिर्फ 75 पैसे की एलिजिबिलिटी है, 75 पैसे की एलिजिबिलिटी है आपकी। तो 75 पैसे की एलिजिबिलिटी के लिए भी करंट रेशो आपकी कितनी है, 1 की करंट रेशो है। आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, कि अगर आपको 1 रुपए के लोन के लिए भी एलिजिबल बनना है, 1 रुपए मतलब लिटरली सिर्फ 1 रुपए के लोन का भी आपको अगर मैक्सिमम परमिसिबल, अगर आपको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस सिर्फ 1 रुपए का भी चाहिए, अगर टंडन कमेटी के हिसाब से अगर आपको आपकी एलिजिबिलिटी अगर 1 रुपया भी बिठानी है, तो आपको जो करंट रेशो है वो आपको मिनिमम 1 की करनी ही पड़ेगी। मिनिमम करंट रेशो आपके बिजनेस में 1 की होनी ही चाहिए। अगर करंट रेशो लेस देन 1 हो गई तो आपकी 1 रुपए की एलिजिबिलिटी भी नहीं बनेगी। मेरे कहने का मतलब ये है आपके लिए, अगर आपको करोड़ों में लोन चाहिए तो करोड़ों के हिसाब से करंट रेशो बढ़ जाएगी आपकी और रिक्वायरमेंट। बट आपको अगर 1 रुपए का भी लोन चाहिए ना, तो 1 रुपए का लोन लेने के लिए भी आपको मिनिमम करंट रेशो 1 की तो देनी ही पड़ेगी। हाँ, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी आपको आपकी करंट रेशो की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 800 रुपए कर देता हूँ, अब 800 रुपए कर देता हूँ, अगर आपको 1.5 करोड़ का लोन लेना है तो 1.25 की रेशो दिखाइए भाई, 1.25 की करंट रेशो होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो आप इन फिगर्स के साथ जिस तरह से मर्जी चाहे उस तरह से खेल सकते हैं, आप इन फिगर्स के साथ जिस तरह से मर्जी चाहे उस तरह से खेल सकते हैं अपने तरीके से, जिस तरह से मर्जी इसको एडजस्ट करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 0 ही कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, इसको 1000 कर देता हूँ। आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी नहीं बेसिकली इसके अंदर। आपकी करंट रेशो बिल्कुल 1 है, मतलब करंट रेशो जब मैं बोलता हूँ ना कि 1 मतलब 1 से थोड़े से पॉइंट से ज्यादा, अब यहाँ पे तो एग्जैक्टली 1 आ रही है ना, तो पर आपकी एलिजिबिलिटी तो 0 आ रही है, मतलब थोड़ी सी अगर एलिजिबिलिटी बनानी है तो स्लाइटली 1 से ऊपर होनी चाहिए। पर तो स्लाइटली 1 से ऊपर मतलब 1.01 भी हो सकती है। हाँ, तो एग्जैक्ट 1 तो चलो ठीक है कि एग्जैक्ट 1 नहीं, स्लाइटली 1 से अबव होनी चाहिए आपकी रेशो। तो यहाँ पे 999 करके देख लेते हैं। ये देखिए 999, जैसे 999 मतलब 75 पैसे का लोन लेना है तो आपकी करंट रेशो इतनी होनी चाहिए 1.001। इसको हम देखिए 1 तो बोल ही सकते हैं ना, इसको हम टेक्निकली लैंग्वेज में तो यही बोलेंगे कि 1 के अराउंड आपकी मिनिमम करंट रेशो चाहिए। तो ये है मेथड 1 के अंदर कि आपको करंट रेशो मिनिमम 1 की तो चाहिए चाहिए, अगर आपको 1 रुपए का भी लोन लेना है तो। जितना ज्यादा लोन मांगेंगे, जितनी ज्यादा उसके हिसाब से आपकी करंट रेशो की रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी एलिजिबिलिटी बिठाने के लिए। तो मेथड 1 आपको क्लियर होगा, आई होप सो क्लियर हो गया होगा मेथड 1। अब हम मेथड सेकंड पे आते हैं, जिसमें मैंने बोला था कि आपको जो करंट रेशो चाहिए वो 1.33 की करंट रेशो चाहिए आपको इस केस पे। अब फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स आपके 1000 रुपए के। अब पहले तो मैं ये शीट क्लियर कर दूं आपको, करंट एसेट ये यहां तक तो शीट सेम है, वर्किंग कैपिटल गैप तक तो। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मैंने कंप्यूट कर दिया 25% ऑफ करंट एसेट्स, और जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है वर्किंग कैपिटल गैप माइनस 25% ऑफ करंट एसेट्स, ये आपके आ गए वर्किंग कैपिटल अपना मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो इसमें आप देखिए, अब मैं एग्जांपल उठाता हूँ, 1000 रुपए के करंट एसेट्स हैं, 1000 रुपए के करंट एसेट्स हैं, 800 रुपए के करंट लाइबिलिटीज हैं, 800 रुपए की करंट लाइबिलिटीज हैं। इन 800 रुपए में से 200 रुपए का आपका बैंक फाइनेंस है, 200 रुपए का आपका बैंक फाइनेंस है। तो आपका करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस कितनी होगी, 800 माइनस 200 600 रुपए। और आपका वर्किंग कैपिटल गैप कितना हो गया, 1000 माइनस 600 400 रुपए। ठीक है, अब 400 रुपए में से 1000 रुपए का 25% बैंक कहता है आप डालिए 250 रुपए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। और आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है भाई साहब, 150 रुपए की एलिजिबिलिटी है, 150 रुपए की एलिजिबिलिटी है। पर आपने लोन कितना उठा रखा है, 200 रुपए का लोन उठा रखा है ना भाई साहब आपने। तो दैट मीन्स आपकी करंट रेशो कितनी बैठी, 1.25 की करंट रेशो बैठी यहाँ पे। दैट मीन्स आपने एक्सेस बोरिंग करी हुई है, इसको यही बोलेंगे ना। आपकी एलिजिबिलिटी है 150 रुपए की, आपने उठा रखा है 200 रुपए। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी 200 रुपए के हिसाब से पूरी बिठानी है, तो आपकी करंट रेशो देखना आपको 1.33 की करनी पड़ेगी यहाँ पे मिनिमम साइड पे। मिनिमम साइड पे करंट रेशो कितनी करनी पड़ेगी, 1.25 की। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं फिगर्स को अब और चेंज करके देखता हूँ, इसको मैं 750 कर देता हूँ।
अब आप देखिए डिफरेंस, 1000 रुपए के करंट एसेट्स हैं, 750 रुपए के करंट लायबिलिटीज हैं। तो शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस 750 में से 200 रुपए अपने बैंक से उठा रखे हैं, और करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस कितनी होगी आपकी, 750 माइनस 200, 550 रुपए की। और वर्किंग कैपिटल गैप आ गया आपका 1000 रुपए माइनस 550 रुपए, 450 रुपए। प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन वही रहा, 1000 का 25%, 250 रुपए। तो देखिए अब आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंस उठा रखा था 200 रुपए, और आपकी एलिजिबिलिटी भी बैठ रही है 200 रुपए। जितना फाइनेंस उठा रखा था और जितनी एलिजिबिलिटी है वो आपकी टैलिड है। तो अब आप देखिए आपकी करंट रेशो कितनी डिमांड कर रहा है, 1.33 की। जितना आपको फाइनेंस है आपका, या आपको जितना फाइनेंस चाहिए, अगर आपको एमपीबीएफ उतना ही करवाना है तो आपको मिनिमम करंट रेशो हमेशा 1.33 ही करनी पड़ेगी। देखिए मेरी वर्डिंग को ध्यान से सुनिए, जितना आपका फाइनेंस ऑलरेडी है, जितना फाइनेंस आपको ऑलरेडी है प्लस आपको जितना फाइनेंस चाहिए, उन दोनों को मिला के आपकी जो प्रोजेक्टेड करंट रेशो है वो मिनिमम, अगर आपको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के सेकंड मेथड में फिट होना है तो आपको आपकी करंट रेशो जो है प्रेजेंटली एंड जो प्रोजेक्टेड फ्यूचरिस्टिक में जो हम सीएमए डाटा में प्रोजेक्शंस करते हैं, आपको अपनी करंट रेशो मिनिमम 1.33 दिखानी ही पड़ेगी। अगर नहीं दिखाएगी 1.33 की करंट रेशो तो आपकी एलिजिबिलिटी मेथड सेकंड में बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। आप इन फिगर्स को जैसे मर्जी चेंज करके देख लीजिए। आप इन फिगर्स को जैसे, अब इसको मैं 850 कर देता हूँ, 850 कर देता हूँ, तो देखिए 1.17 की रेशो आ गई, पर आपकी एलिजिबिलिटी कितनी निकल के आई, 100 रुपए की एलिजिबिलिटी निकल के आई। आपने 200 रुपए तो उठा ही रखे हैं, ऑलरेडी ज्यादा ही उठा रखे हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी फिट नहीं होती है। एलिजिबिलिटी फिट तभी होगी जब आपकी मिनिमम करंट रेशो 1.33 की बैठेगी। अब इसको मैं 600 कर देता हूँ, आपकी करंट रेशो 1.67 की बैठ गई है यहाँ पे, और एलिजिबिलिटी कितनी की आ रही है आपकी, 350 की। आपने 200 रुपए तो उठाई रखे हैं, तो दैट मीन्स आपके पास अभी भी 150 रुपए का और कुशन है, 150 रुपए का और कुशन है। अब 150 रुपए का और कुशन है तो दैट मीन्स आप यहाँ पे 150 रुपए और उठा सकते हैं, क्योंकि आपकी करंट रेशो 1.33 से ऊपर है, 1.33 से ऊपर है। तो ये है मेथड 1 एंड मेथड 2। आप होप सो आपको इसको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि मेथड 1 में अगर आपको 1 रुपए का भी लोन लेना है तो आपको जो आपकी एलिजिबिलिटी है, बेसिकली करंट रेशो जो है आपकी स्लाइटली स्लाइटली जैसे यहाँ पे स्लाइटली मोर देन 1 तो एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। बाकी जिस हिसाब से आपकी लोन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये करंट रेशो की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती चली जाएगी एमपीबीएफ मेथड 1 में। मेथड सेकंड में अगर आपको जितना आपका फाइनेंस है प्लस या जितना आपको लेना है फाइनेंस, अगर आपको मेथड सेकंड में आपको उसकी एलिजिबिलिटी को फिट करना है तो आपकी जो करंट रेशो है, प्रोजेक्टेड करंट रेशो इंक्लूडिंग द प्रपोज्ड फाइनेंस, दैट शुड बी इक्वल टू मिनिमम 1.33। तो इस चीज का बेनिफिट, अगर आपको कल को सीएमए डाटा प्रेजेंट करना है बैंक को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए डाटा आपको या बैंक को प्रेजेंट करना है या आपको अपने ही बैंक में सीएमए डाटा बनाना है, ठीक है, तो अगर आप मेथड सेकंड फॉलो कर रहे हैं एमपीबीएफ नॉर्म्स का, और आपको क्लाइंट को लोन 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की एलिजिबिलिटी क्लाइंट की चाहिए, तो आपको अपनी प्रोजेक्टेड जो करंट रेशो है वो उसका ध्यान रखना है कि आपकी करंट रेशो मिनिमम कितनी कितनी हो, मिनिमम 1.33 की करंट रेशो हो आपकी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स के अंदर। तो दीज आर द मेथड 1 एंड मेथड 2। आई होप सो कि आपको इस चीज के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। अगर आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मैं देन आई अगेन रिपीट, प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियोस सिंस आई हैव मेड दैट इन पर्टिकुलर सीक्वेंस ओनली। I the objective was clear in my mind that each and every point of the MPBF norms must be logically and conceptually clarified to you first in those videos. That is why I have explained in each and every detail in previous videos, so that you don't get any difficulty in understanding the MPBF methods as of now. So मेरा मोटिव ये है कि आपको इस चीज को कभी भी क्रैम ना करना पड़े कि भाई मैं इस चीज को क्रैम कर रहा हूँ, और आपको इस चीज के बारे में लॉजिकली चीज आपको ये समझ लगे हमेशा कि ये हम क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे। तो आई होप सो कि आपको ये चीज आपको क्लियर होगी एमपीबीएफ सेकंड मेथड। तो मैं बाकी आपको वैसे जो 1.33 का है, जो 1.33 मैंने जो आपको समझाया है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इसको यहाँ पे 1.33 वाले पॉइंट को, कि भाई जो मेथड सेकंड है, जो मेथड सेकंड है वो आपको क्या बोलता है, मेथड सेकंड कि 75% ऑफ करंट एसेट्स, 75% ऑफ करंट एसेट्स वो कौन डाले, 75% ऑफ करंट एसेट्स कौन कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके प्रमोटर। 75% ऑफ करंट एसेट्स कौन कंप्यूट करेगा, प्रमोटर। तो
अगर आपके 100 रुपए के करंट एसेट्स हैं, 100 रुपए के करंट एसेट्स हैं, तो उसका 75% क्या होता है, 25% जो आपका करंट एसेट्स है वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, प्रमोटर। तो 25 जो है वो आपके प्रमोटर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 100 में से 25 रुपए अगर प्रमोटर ने लगाए, तो 75 रुपए किन्होंने लगाए, शॉर्ट टर्म लाइफ फाइनेंस ने, यानी कि करंट लाइबिलिटीज ने, शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी करंट लाइबिलिटीज। समझ गए ना आप? मेथड 2 कह रहा है कि 25% ऑफ करंट एसेट्स प्रमोटर लगाए, तो यानी बाकी 75% कौन लगाएगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से होएगा ना। तो अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंस से 75 होगा, तो करंट एसेट्स अगर आपके 100 रुपए हैं, 25 रुपए अगर आपने प्रमोटर ने डाल दिए मिनिमम, तो शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज आपकी कितनी होगी, 75 रुपए की करंट लाइबिलिटीज होगी ना। तो आप 100 डिवाइड बाई 75 करिए, तो आपका हमेशा 1.3x ही आएगा। तो दैट इज वाई हम ऑलवेज बोलते हैं कि आपका यहाँ पे जो मेथड 2 है, इसके अंदर आपकी 1.33 की मिनिमम करंट रेशियो होनी चाहिए। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको टर्नओवर मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा। टर्नओवर मेथड के साथ मैं आपको जो ड्राइंग पावर मेथड है, जो ड्राइंग पावर है कि जो एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट ड्राइंग पावर होती है, उसके बारे में स्टार्ट करूंगा। और ड्राइंग पावर को कवर करते करते मैं आपको अब जो और टॉपिक शुरू होगा वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल में हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स कवर करते हैं। कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, प्री शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट है, पोस्ट शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटीज है, और भी न जाने कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे कमिंग वीडियोस में। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप 53% ऑफ पीपल जो वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज नथिंग बट इससे मेरे को इनकरेजमेंट मिलती है अपने आपको और शो ऑफ करने का आपके सामने, अपनी आपको और प्रेजेंट करने का आपके सामने। तो प्लीज आप इस चीज को फॉलो कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।